हम असल में ना सी खेलते रहे, हमारी पूरी तवज्जो सी पे थी। अच्छा, हमने ए को उस अच्छे तरीके से, उस डिटर्मिनेशन से, उस कमिटमेंट से एड्रेस ही नहीं किया हमारे ग्रुप ने जिससे करना चाहिए था। और फिर चोर को कहते हैं चोरी कर लो, साथ को कहते हैं पकड़ लो, एक को आगे एक को पीछे, हर वक्त बी प्लान्स, हर वक्त बी प्लान, सी प्लान्स, डी प्लान्स, ये प्लान से बाहर निकल आए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दुरूद खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदना करीम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। सागर किनारे के साथ मैं हूँ फैसल फारूक सागर। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत और आफियत से होंगे। आप सबको रबीउल अव्वल मुबारक हो। हमारे साथ हैं आज मलिक ज़हीरुल हक साहब, जो साबिक सदर हैं गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और यूनिटी ग्रुप के कायद हैं। जी मलिक साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें वक्त दिया। गो कि ये वक्त आपने काफ़ी जो है इंतज़ार के बाद हमें दिया है। आपकी मसरूफियात थी, चैम्बर इलेक्शन भी था। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आपका जो रोल है पर्सनली, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्या किरदार अदा कर रहे हैं? आप किंग हैं चैम्बर के, किंग मेकर हैं, क्या हैं आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में? थैंक यू सर, थैंक यू सागर साहब, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरा इंटरव्यू किया। और जहाँ तक तल्लक है कि आपने 2 3 4 दफ़ा मुझे पूछा, तो खुदा ना खास्ता ये नहीं कि मसरूफियत है भी है नहीं भी है, लेकिन मैं ऐसे ही समझता हूँ कि यार आई एम नॉट दैट इम्पॉर्टेंट और अ बिग लीडर के जी आई हैव टू गो फॉर अ इंटरव्यू। पहली तो बात है, किंग अल्लाह की ज़ात है। अगर कोई बंदा कहता है ना मैं किंग हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वो ना समझी की बात। अगर कोई कहता है मुझे बड़ी समझ आ गई है, तो मैं समझता हूँ कि समझ तो कब्र की दीवारों तक बंदा सीखता है, और जो सीखते नहीं हैं वो मुर्दा लोग हैं, जिंदा लोग सीखते हैं। चैम्बर में कोई भी किंग नहीं है, हाँ कोई भी हो, मैं तो बिल्कुल ही एक छोटी सी चीज़ हूँ। हाँ, मेरा रोल एक सुलह जो एक ऐसे दोस्त का ज़रूर है जो दोस्तों को साथ जोड़ता है, और मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि दोस्त टूटने भी ना पाए। एक बात। दूसरी बात, मैं एक बात पे बहुत स्टैंड लेता हूँ, चैम्बर के दायरे का हिस्सा रहूँ ना रहूँ, चैम्बर में रहूँ ना रहूँ, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इस दुनिया में भी एक दिन नहीं रहना। चैम्बर तो बहुत सानवी चीज़ है कि मैं कहता हूँ जो कमिटमेंट की है ना वो पूरी करें, जो वादा कर लिया वो पूरा करें। जिस बात के लिए आपने किसी से कुछ लिख लिया है, कुछ तय कर लिया है, कुछ कॉल दे दिया है, वो पूरा करें। बस मेरा ये रोल ज़रूर है कि मैं दोस्तों को जोड़ने में बुनियादी किरदार अदा करता हूँ, दोस्तों को जोड़ता हूँ, दोस्तों को कन्विंस करता हूँ। और दूसरी बात यह है, चूँकि मैंने धोखा नहीं दिया, तो बहुत सारे दोस्त हैं जो मेहरबानी फरमाते हैं, मुझ पर एतबार करते हैं। और ये बात अगर मैं उनको कहूँ, जो उस वक़्त उनको ऐसा महसूस हो कि ये बात उनके फ़ायदे में नहीं है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तो वो मेरी बात मान लेते हैं। सिर्फ़ इसलिए उनको पता है कि इसमें ज़ाती लालच नहीं है, ज़रूर कोई फ़ायदे की बात होगी उनकी। अच्छे दोस्त अच्छे दोस्तों की बात का एहतराम करते हैं। जैसे हम वालिदैन की बात हमें बचपन में नहीं समझ आती, लेकिन अल्टीमेटली वो उसमें भलाई होती है। इसी तरह आपके बहुत करीबी दोस्तों की बात किसी वक्त आपको नहीं समझ आती, लेकिन अगर मुखलिस दोस्त है, दिल से सच्चा है, तो वो वक्त साबित करता है कि ठीक कहते। बाद में एक वक्त आता है कि वो बात आपकी अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत। अच्छा, इससे पहले कि हम हालिया इलेक्शन पर आए मलिक साहब, ये जो माजी में आप भी प्रेसिडेंट रहे हैं, आपका एक बतौर सदर भी वहाँ पे किरदार रहा है, तो अभी जो हम आपके जो अपोजिट ग्रुप है, अपोजिशन जो आपके कर रहे हैं ग्रुप के लोग, आपके साथी भी रहे हैं उनमें मुख्तलिफ अदवार में लोग, वो कहते हैं पहले तो चैम्बर में सिलेक्शन होती थी, मलिक साहब खुद भी सिलेक्शन से ही आते थे, और हमने ये एक चेंज लेके आए हैं जिसकी इतनी मुखालफत हो रही है, और हम वो जो अजारादारी थी चैम्बर में उसको ख़त्म कर रहे हैं, और ये लोग जो हैं उसमें रुकावट हैं। जो आपका जो एक इत्तेहाद भी बना, उस पर भी थोड़ा सा बताइए, जो आपका इत्तेहाद था यूनिटी वन यूनिटी का। देखें, सिलेक्शन कभी भी नहीं हुई। चैम्बर में बदस्तूर इलेक्शन होते रहे हैं, कई दफ़ा इलेक्शन होते रहे हैं, लेकिन कभी ऐसे होता है कि दोनों ग्रुप्स बैठ के फैसला कर लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें अभी इलेक्शन हुए, तो दोनों ग्रुपों ने अपने उम्मीदवार उतारे, दोनों ग्रुपों ने सदर के कैंडिडेट भी उतारे। अगर वो जीते वो हारे, बात की बात है। अगला इलेक्शन होगा तो दोनों ग्रुप
फिर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, वो नए उम्मीदवार होंगे, यही उम्मीदवार शायद ना हो, नए उम्मीदवार होंगे। सिमिलरली जब इलेक्शन नहीं होते, ग्रुप्स ये बैठ के फैसला कर लेते हैं कि यार हमने इलेक्शन नहीं करना, हमने अफवाम व तफहीम से इलेक्शन ये चलाना है, चैम्बर चलाना है। क्योंकि जब इलेक्शन करते हैं आप, उसमें ये भी बहुत होता है कि बहुत सारे लोग बढ़ते हैं, नाराजगियां बनती हैं, कई कुछ बनता है। तो वो जब दोनों ग्रुप बैठ के आपस में मुत्तफिक हो जाते हैं, तो उसमें भी हमेशा ये होता है कि फिर वो डिसाइड करते हैं कि यार इस दफा सागर साहब कंटेस्टेंट होंगे हमारी तरफ से, अगली दफा मलिक जहीर होगा। इसको बारी कह सकते हैं आप? इसको बारी नहीं कह सकते। अगर फिर इलेक्शन में आप जब उम्मीदवार उतारते हैं तो क्या ये बारी है? बारियां नहीं। ये तो उस वक्त की, अच्छा अगली दफा फर्ज करें इलेक्शन ना हो, अगली दफा हम कहें कि यार मिल्ज के अफामो तफहीम से सेटल करते हैं, तो लक होगी उन लोगों की जो उस वक्त कैंडिडेट बनेंगे। तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कोई बारियां लगी हैं। आप क्रिकेट खेलते हैं, उसमें कोई तय करते हैं ना कि 1 डाउन ये जाएगा, 2nd डाउन ये जाएगा, 3 डाउन ये जाएगा, 4 डाउन ये जाएगा। तो इसी तरह आपके जो ग्रुप्स होते हैं वो तय करते हैं कि यार पहले सागर साहब प्रेसिडेंट हमारे उम्मीदवार, प्लानिंग होती है, एक प्लानिंग होती है कि पहले उम्मीदवार ये होंगे, दूसरी टर्न में हम जो है इसको बारी देंगे, तीसरी टर्न में इसको बारी देंगे। तो बिलाशुबा एक प्लानिंग की जाती है, एक तरतीब रखी जाती है, एक तरीका सलीका होता है। वो मुकमका नहीं है, एक थिंक टैंक बैठता है। फिर ये भी नहीं हो सकता कि आप वहां सदर बन के बैठ गए हैं तो आप समझे अब मैं ही सब कुछ हूँ। आप एक ग्रुप के को जवाबदेह होते हैं, एक इखलाकियात का, तमीज़ का, तदब्बर का एक दामन होता है जो आपने अपने हाथ से जाने नहीं देना होता। आप एक अदारे के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आप एक साल के लिए आते हैं। ग्रुप जो है उसने बदस्तूर चलना होता है, लिहाजा वो समझते हैं कि जो उनसे एक्चुअल कस्टोडियन है वो हम हैं, आप टेम्परेरी कस्टोडियन है 1 साल के लिए। आप अच्छा साबित करते हैं, अगर आप अच्छा सर्व करते हैं तो आपको ग्रुप में अच्छी जगह दी जाती है। यार ये अच्छा आदमी है, सेंसिबल है, बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को समझता है, अच्छे तरीक़ों से लोगों को फेस करता है, मैनेज करना आता है। ये जो आपका अलायंस हुआ था यूनिटी 1 यूनिटी का, ये किन ग्राउंड्स पे था, कि किन उसूलों को मद्देनजर रखते हुए आपने ये अलायंस किया? जबकि लोग ये कहते हैं, आपके नाकदीन भी कहते हैं कि पहले तो हमें दोनों ग्रुपों ने बहुत लड़ाया और फिर आपस में सुलह कर ली, ये बड़ा गैर फितरी है, ये चलेगा नहीं। वो चला भी है। ये कौन से, किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन कहते हैं? मुझे खुल के बताएं। ऑपोजिशन में जो लोग हैं वो ये कहते हैं। नहीं देखें, जो यूनिटी 1 यूनिटी का था, अरफानी साहब के साथ मैंने अपने वालिद के बाद सफ़र शुरू किया, और मेरे भाई हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, दोस्त हैं, और इसी तरह मियाँ सलीम साहब हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे दोस्त हैं, अच्छी तंज़ो मज़ा में अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं। मेरा एक उनसे बड़ा प्यार का रिश्ता है। जब हम इकट्ठे चले थे, ये सारा जो यूनिटी और 1 यूनिटी का इत्तेहाद हुआ था, इसमें मेन किरदार मियाँ मोहम्मद सलीम साहब का था। उनके कहने पे ये सारा कुछ किया गया कि यार इस तरह कर लें, चलें मिल के हम इस तरह चलते हैं। अब जो उसके टूटने की वजह बनी कि कुछ हमारे दोस्त उनसे थे, वो कहते थे कि यार ये एक ग्रुप में है वो कमज़ोर हो गया है, लिहाजा इनका शेयर कम करें। फौरी तौर पे किसी के मजबूत हो जाने से या कमज़ोर हो जाने से शेयर कम ना करें। हमारी ये जिद थी कि जो वादे हमने किए हुए हैं वो यूनिटी ग्रुप ने बारी ले ली थी, उमर सलीम साहब की शक्ल में, उमर अशरफ साहब की शक्ल में। अब हमने बारी देनी थी। बारी देने से मुराद है कि हमने फील्डिंग करनी थी, उन्होंने बैटिंग करनी थी। तो अब हम ये कहते हैं कि यार जो वादे हमने किए, कमिटमेंट हमने की है, जो ज़बान हमने दी है, जो कॉलोफेल हमने कहीं कहे हैं, उनको ऑनर करें और सिलसिले को चलने दें। देखिए सागर साहब, चैम्बर को ना किसी को जैसे गमले से कहते हैं को गाची करके काट नहीं करना, या ये कोई ऐसा दरख्त नहीं है कि उठा के मैंने घर ले जाना है, या मेरी प्राइवेट कंपनी नहीं है कि मैं मेरी मालकी है, मैं चाहूँ इस प्रेमिसेस में किसी को आने दूँ, मैं ना आने दूँ। ये एक सेमी गवर्नमेंट अदारा है, आप ऑनरेडी इसके सदर बनते हैं। अगर मैं समझता हूँ कोई भी शख्स सदर बनता है, अगर वो मुझे इज्जत से प्यार से मुखातब होता है मेरे साथ, तो मैं ही सदर हूँ ना। मैंने ये कोई अपने बच्चे के ऊपर भी चढ़कर पूरा बैठने की कोशिश करें तो वो भी बर्दाश्त नहीं करता किसी स्टेज पे। तो एक सर्टन हद तक बस चलना है, इज़्ज़त एहतराम से एक काम चल रहा है, लोगों के लिए ब्रिज का रोल अदा कर रहा है, लोगों को सर्व कर रहा है, अच्छे तरीके से आपकी मैनेजमेंट चल रही है, लोगों के मसाइल एड्रेस हो रहे हैं, काफ़ी है। वैसे मजबूरी आप बताएं कि आप जो सीनियर लोग हैं, जो कि
ये सवाल हर ग्रुप में शामिल सीनियर लोगों के लिए है, उनसे करते भी हैं हम कि गुजरांवाला चैम्बर ने क्या गुजरांवाला की नुमाइंदगी का बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल हल करने में अपना हक पूरी तरह अदा किया। आप लोग जो चैम्बर में बरसर इक़्तिदार रहे हैं, साल हर साल से चलते आए हैं, इन पे तनकीद होती है कि गुजरांवाला के लिए किया कुछ नहीं। अगर आपसे मैं पूछूं कि गुजरांवाला के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने क्या किया है, तो आप किन अल्फाज में कैसे उसको वजाहत इसकी अच्छा करें? चले सागर साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, लाहौर चैम्बर ने क्या किया लाहौर के लिए? हमें तो सियालकोट ही जो ना है ना, मैं हर जगह जो आ मैं जाता उसकी है। तरफ भी आता हूँ। लाहौर चैम्बर ने आज तक क्या किया? क्या शालामार बाग उन्होंने बनाया? हम्म, क्या जना लाइब्रेरी उन्होंने बनाई है? क्या जना हॉस्पिटल उन्होंने बनाया? क्या म्यू हॉस्पिटल उन्होंने बनाया? कोई ऐसी चीज? क्या लाहौर एयरपोर्ट उन्होंने बनाया? क्या ड्राई पोर्ट उन्होंने बनाई है? क्या रिंग रोड उन्होंने बनाई है? नो। चैम्बर का असल रोल है बिजनेस, ब्रिज बिटवीन द बिजनेस कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट। उस रोल को अदा करना, बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को एड्रेस करना, सरकार से उसका हल ढूंढना, सरकार के नुमाइंदों को मदऊ करना, सवाल और जवाब का सिलसिला करना और उसका सोल्यूशन ढूंढना, जिसको वो करते हैं। अब आप आ जाए सियालकोट चैम्बर की तरफ। सियालकोट की बात को, एक चीज को समझें। सियालकोट का बिजनेसमैन, 99% बिजनेसमैन वहां पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, जिसमें ये पिछले 75 साल में पाकिस्तान ने जो डिवैल्यू किया, जो नेगेटिव हवाएं थी, वो सियालकोट के बिजनेसमैन, वो एज अ पॉजिटिव वेव थी। उन्होंने अपना बाहर क्रेडिट मेंटेन किया और उस क्रेडिट को जब भी वो पाकिस्तान में आया, ये लोग क्रेडिट हुए, तो वो डिवेल्यूशन की शक्ल में इनको एप्रिसिएशन मिली। पाकिस्तान में जितनी कारोबारी नेगेटिव हवाएं चलती थी, वो सियालकोट के बिजनेसमैन को एज अ पॉजिटिव वेव्स मिली। अब उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि यार हमारी जरूरत है कि हम एक छोटी ड्राई पोर्ट बनाते हैं। उन्होंने एक ड्राई पोर्ट बना ली। अब ड्राई पोर्ट का जब एक तजर्बा किया, वो उनकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चूंकि इंडस्ट्री थी, उनको चाहिए थी कि छोटी छोटी कंसाइनमेंट्स भी जाती हैं। वो ड्राई पोर्ट का जब तजर्बा किया तो उससे फ़ायदा ये हुआ, प्राइवेट पार्टनरशिप में वो बनाई थी कि 5 साल बाद, 10 साल बाद सब मेंबर्स को, सब पार्टनर्स को उसमें से डिविडेंड आना शुरू होगा, कुछ फ़ायदे की रकम आनी शुरू होगी। वो एक तजर्बा कामयाब होने के बाद लकीली वहाँ पे मुशर्रफ साहब आ गए गवर्नमेंट में। मुशर्रफ साहब आए तो वहाँ पे नईम जवेद साहब जिनसे थे वो आगे, आपके डिस्ट्रिक्ट नाज़म आ गए। अब ये एक जेवीसी बन गई, वो भी फॉर्मर प्रेसिडेंट थे सियालकोट चैम्बर के। वहाँ से वो ख्वाब देखने लग गए कि एयर स्ट्रिप होनी चाहिए ताकि हम एयर कार्गो को टैकल करें। सियालकोट चूँकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सिटी है, डॉलर कमाने वाले पाकिस्तान में बहुत हैसियत रखते हैं, उनको बहुत एंटरटेन किया जाता है, उनके लिए गवर्नमेंट के वानों में बहुत जगह है, लिहाजा उनको सुना गया, गवर्नमेंट ने उनको बड़ी हेल्प की, वो एक एयर स्ट्रिप डालने में कामयाब हो गए। अब एयर स्ट्रिप भी उनकी जब फ़ायदे में गई तो उनका एतमाद और बहाल हुआ, उनका, उनके इन्वेस्टर्स का, उनके पार्टनर्स का, उनके कारोबारी लोगों का, उनके चैम्बर के मेंबरीन का। क्योंकि जब ये कोई आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं, अगर लोकल बिजनेसमैन होगा तो ऑटोमेटिकली कोई चैम्बर का मेंबर होगा, जबकि चैम्बर का फ्लैग जरूर इस पे लग जाता है, चैम्बर का टैग आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काम उसमें गुजरांवाला के लोग भी पार्टनर हैं, उसमें वजीराबाद के लोग भी पार्टनर हैं, उसमें और जगह के लोग भी पार्टनर हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो सऊदी अरेबिया में बैठे हुए हैं, वो भी पार्टनर हैं। तो अब वो सियाल एयर की तरफ चले गए और वो, ये सारी चीजें कुछ चैरिटी नहीं हो रही, ये मुनाफे वाले काम हो। जैसे फर्ज करें, आप देखें, हमने इनिशिएटिव लिया, स्टेट 3 बनाई, 15 लाख की, 18 लाख रुपए की कनाल दी, इस वक्त 50 लाख की कनाल है। लोग कहते हैं कि एक ग्रुप या एक बरादरी के लोगों के प्लाट बहुत ज्यादा है। नहीं, वो इस तरह, सागर साहब देखें, तनकीद करनी बड़ी आसान बात है। मिन्नतें की लोगों की के प्लॉट ले लो, अच्छा, लोगों ने नहीं लिए, चैम्बर के लोगों, चैम्बर के लोगों के, कारोबारी लोगों के, जो मेंबर थे, नहीं मेंबर थे, कि यार ले लो, यार ले लो। कोशिश कर रहे थे कि जितनी स्टेट बनी है इससे 4-5 गुना बड़ी बने। अब जब जिन्होंने वो बस को मिस किया, अब फर्ज करें आपने 6 प्लॉट ले लिए, अब मैंने उस वक्त एक भी ना लिया। अब बड़ा आसान है, मैंने ऐसे ही कहना को सागर साहब ले गए जी, सागर साहब ने ले ली जी, सागर साहब ने एंजॉय किया, भाई आप ही ले लेते। किसी को कदगन लगाई थी। हमारी तंग नजरी का तो ये हाल है कि अभी रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट साहब ने ये नुमाइश लगाई थी
उस नुमाइश में, उस एग्जीबिशन में जिसने जिसने जाके अपना स्टॉल लगाना था, उसकी अपनी तशहीर होनी थी, उसकी अपनी एडवर्टीजमेंट होनी थी, उसकी अपनी सेल्स होनी थी, और उस कंपनी को फ़ायदा पहुंच रहा था। उसमें किसी किस्म का ये नहीं था कि यार ये ज़ाती फ़ायदा। लेकिन हमारे कुछ दोस्तों ने, हमारी अपोजिशन ने पूरी कोशिश की कुछ लोगों को रोकने की कि उसका हिस्सा ना बने, और जब उसका हिस्सा नहीं बने तो अब घर बैठ के तनकीद तो बड़े आसानी से की जा सकती है। यहाँ पे कुछ हमारे, मैं समझता हूँ कि अभी भी हमारे दोस्त उनसे ना आए, यार चैम्बर चलता रहेगा, किसी के पास भी हो। जो हारे हैं उसमें भी कोई बहुत बड़ी मंजिल नहीं है, बहुत बड़ी, खुदा ना खास्ता हारे हैं, बहुत बड़ी कोई तज़हीक नहीं है, इतना कोई ऐसा नुकसान कोई नाकाबिल और तलाफ़ी पता नहीं नहीं है क्या हो गया, या इसमें बड़ी खिफ्त है या बड़ी तज़हीक हो गई है। जो जीते हैं उन्होंने भी कोई बहुत बड़ा मार्का फतह नहीं कर लिया। असल मार्का तो होगा जो आखिरी बाजी जीतेगा। अच्छा, इस पॉइंट पे आते हैं, अभी जो आप जो मुफाहमत की बात करते हैं, अखलाक भट्ट साहब ने भी, नहीं, मैं अभी जो बात कर रहा था, अभी सागर अभी तो अचीवमेंट्स थोड़ी सी सागर साहब मैं बात करना चाह रहा था कि आए यार मुआजना करते हैं, आए मुकाबला करते हैं, आए जेबी बनाते हैं कि ये चैम्बर के इलेक्शन चलते रहेंगे, वो अपोनेंट ग्रुप रहे, हम दूसरी तरफ रहे, आए प्रोजेक्ट्स पे सुलह करते हैं, जो मुश्तरका आए मुश्तरका प्रोजेक्ट्स करते हैं। 10 लोग वो ले आए, 10 लोग हम ले आते हैं, 15 लोग ले आए, हम भी 15 लोग ले आते हैं, आए 50-50% के पार्टनर बन के प्राइवेट पार्टनरशिप में काम करते हैं, आए जेबी करते हैं, आए ये मोटरवे के लिए प्रोजेक्ट किया हुआ है 2.5 करोड़ पे, हमने वो उसकी प्रपोजल बनाने की फी अदा की हुई है, उसको परसू कर रहे हैं कि कभी सैंक्शन मिल जाए तो 4.5 अरब पोर करें और वो काम बने। आए कोई किसी पावर प्लांट को एड्रेस करते हैं, आए कोई और प्रोजेक्ट करते हैं, आए हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसके लिए तो कोई सदर बनने की जरूरत नहीं है, ना ही कभी किसी सदर का वो कभी हुआ है कि वो सदर ही इसको परसू करेगा। 15 लोग वो लें, पर ये ऐसी बातें हैं कि जब मौका, जिनको 2 साल 4 साल 5 साल मौका मिला उन्होंने कुछ किया है। हाँ, अदर दैन डैट आप देखें, अल्लामा इकबाल अस्पताल चला रहे हैं, जिन्ना अस्पताल चला रहे हैं, सदीक सादक चला रहे हैं, रफ़ीक अनवर चला रहे हैं, अलराई अस्पताल चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों अरबों रुपए की ये सारी काम नेकी के हो रहे हैं। ये कौन लोग कर रहे हैं? ये कारोबारी तबका कर रहा है, ये गुजरांवाला के बासी कर रहे हैं, गुजरांवाला के लोग कर रहे हैं। ये कोई ये थोड़ा है कि कोई DHQ अस्पताल में काफी DHQ अस्पताल में अभी ये सैलाब आया, दूसरा आया, करोड़ों रुपया फंड गए हैं, अल्लाह की रजा के लिए दे रहे हैं, का हिस्सा है, और अपनी मैं समझता हूँ अपनी हिफाजत की खातर के अल्लाह के हजूर अपनी हिफाजत मांगते हैं, सुरखरू होना चाहते हैं। हक तो सच्ची बात है अदा नहीं हो पा रहा, अभी भी बहुत गुंजाइश है, जितने मसाइल हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये सारे काम कर रहे हैं। बाकी ये 1-2 काम है, जैसे सियालकोट ने कर लिया कि वो एक, चूंकि सारी एक कम्युनिटी थी, सारे एक्सपोर्टर थे। पहला टैक्स ये है कि 99% पीपल एक्सपोर्टर थे, प्लस पाकिस्तान का जितना डिक्लाइन है वो उनका इंसेंटिव था, सबके मफादात जुड़े हुए थे। जी हाँ, और वो इश्यूज गुजरांवाला में बिजनेस कम्युनिटी के इज्तिमाई मफादात जिनसे जुड़े हुए हैं, उन पर इन सब को भी इकट्ठा होना चाहिए, ये कहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये मुफादात इकट्ठे बनाने चाहिए। चैम्बर का असल मकसद भी जो है, चैम्बर कोई टी रूम नहीं है। कुछ लोग हैं वो कहते हैं आओ जी चैम्बर कॉफी पीने चलिए, व्हाई शुड आई गो चैम्बर टू टेक अ टी? चैम्बर का असल मकसद भी ये है कि छोटा और बड़े बिजनेसमैन को एक मिल बैठने की मौका मुहैया करना, कि आप किसी बड़े बिजनेसमैन को उठता बैठता बात करता देखते हैं, सीखते हैं, आपको पता चलता है कि कैसे मैंने मैनेज करना है, कैसे ये मैनेज करता है, आप कुछ सक्सेस स्टोरीज को देखते हैं, आप उनको फॉलो करते हैं, आपको सीखने का मौका मिलता है। ये कोई बार रूम या टी रूम या कोई रेस्टोरेंट तो नहीं है कि आई जी वहां पे मैंने 2 बिस्किट खाने हैं मुफ्त में बैठ के, या चाय का कप पीना है। फिर आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, वक्त आपकी जान है, वक्त आपकी जिंदगी है। वैसे चैम्बर कोई ना कोई स्टेज ड्रामे की एक्टिविटी की जगह, सब लोग कारोबारी हैं, कारोबारी लोग हैं, वक्त बड़ा कीमती है, और कुछ ऐसे ही कहना कि मेरा शुगल है जी, मेरा मशगूला है जी, मुझे मजा आता है जी, इसमें मजे वाली भी कोई बात नहीं। मजे के और बहुत सारी जगह हैं जो ढूंढे, उनको मुसख्खर करें, उन पे जाएं, उनको देखें। ऐसे ऐसे अल्लाह के बनाए हुए खूबसूरत मनाजर हैं, पहाड़ी इलाके हैं, दरियाओं के किनारे हैं, समुद्रों के किनारे हैं, आपके अपने घरों में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जिनसे दिल बहलाने का आपको बहुत। चैम्बर को खेल कूद का मैदान नहीं है। अच्छा, खेल कूद का मैदान तो नहीं है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिल्कुल, लेकिन क्या सब ने, आपके ग्रुप ने भी, दीगर ग्रुपों ने भी, और जो कायदीन है खसूसन,
बिजनेस कम्युनिटी के जो नुमाइंदे हैं, आप सब ने मिलकर इसको मैदान जंग नहीं बना दिया? देखें अभी हालिया इलेक्शन में आ देखें सागर साहब, आपने मेरे मुंह से कोई गैर पार्लिमानी, गैर इखलाकी कोई ऐसे लफ्ज़ सुने हो, कोई बात सुनी हो, कहीं और सुनी हो, इस इंटरव्यू को छोड़ दें, किसी बंदे की वसासत से सुनी हो कि कोई शख्स कह रहा था कि मैंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। ये अपने अपने वालिदैन की तरबियत है, जी। आपने क्या सीखा, क्या कोई किसी की चैम्बर को कोई और लोग चलाते हैं, बड़ी खुशी की बात है, ज़रूर चलाएं। अगर जीत में एक हार में एक थोड़ी सी खिफ्त होती है ना, जो जीत की भी अपनी मुश्किलात है, जिम्मेदारी जीत की अपनी जिम्मेदारी है, अपनी मुश्किलात हैं। आपको जो इलेक्शन कैंपेन है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखा नहीं कि यहाँ पे इस तरह तो गनों की बातें हैं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। हमारे पास ये वाली गन है, मैं ये चलाना जानता हूँ, इस तरह की बातें नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आप ये दुआ करें कि मैं एक बाप भी हूँ, एक नाना भी हूँ, अल्लाह मुझे दादा भी बनाए। मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह किसी बुरे वक्त से, बुरी घड़ी से, बुरे बंदे के सामने आने से बचाए। इन चीज़ों के असरात क्या होते हैं, ये कितनी दूर ले जाती हैं। नस्लें भुगतती हैं, नस्लें भुगतती, वो कहते हैं सेकंडों की खताएं नस्लों को सजाएं, और कहाँ चले जाते हैं, मंजिलें क्या होती हैं। ये बहुत लंबे दुरानिये के खेल हैं। ज़ुबान से कहना आसान बात है। कुछ हमारे दोस्त हैं, उनको वो चैम्बर में इस वक्त किसी के अरूज और ज़वाल के फैसले करने निकले हुए हैं कि फ़लाँ को अरूज लेके आना है और फ़लाँ का ज़वाल लेके आना है और ये करना है। ये सारी चीज़ें अल्लाह के पास होती हैं और कुदरत फैसले करती है। बड़े बड़े एहसान फरामोश लोग हैं जो कैसे कैसे वक्त पे किसी को क्या बना लेते हैं और फिर क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मैं नहीं चाहता किसी का जिक्र करना भी, लेकिन अपना अपना एक कैलिबर है, अपना अपना कद है। कोई मुंह पे कोई साइन बोर्ड लगा लेने से कोई बहुत नेक और बहुत ये नहीं बन जाता। बाकी जैसे हमारे दोस्त हैं, अपोनेंट ग्रुप में थे, अता फरीद साहब थे, उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी की। मैं समझता हूँ कि जज्बाती आदमी है, उम्र में भी अभी छोटा है, और मैं अल्फाज भी जो इस्तेमाल करूँगा मैं समझता हूँ भाई है, और उसको लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें ऐसी उसको आगे लगा देते हैं। खर्चीला भी है, पैसे खर्चता है और इस्तेमाल करते हैं वो। और राना नासिर साहब हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, समझदार आदमी हैं, शहर में एक बहुत बड़े कारोबारी अदारे को कमांड कर रहे हैं। अब जैसे फ़र्ज़ करें, एक साहब ने कहा कि आसिम अनीस साहब की जो लड़ाई हुई थी उसमें मलिक ज़हीर था पीछे, वो उस जाहिल की सोच है, क्योंकि उसकी परवरिश शायद मैं समझता हूँ ऐसे ही माहौल में हुई है कि नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। हादसा था, 100% हादसा था। उस हादसे को मैं आज भी बहुत कंडेम करता हूँ। सब ने किया, मैं समझता हूँ कभी नहीं होना चाहिए। काफ़ी लोगों ने किया। आसिम अनीस के वालिद बऊ रफ़ीक साहब, बड़ा प्यार का, बड़ा इकराम का, बड़ा अच्छा एक अदब का और इतबार का, माली इतबार एक दूसरे पे करने का एक रिश्ता था। फिर आसिम अनीस सुपर एशिया फैमिली में दामाद की हैसियत रखते हैं, और मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत वो काबिल इज़्ज़त जगह है। सुपर एशिया फैमिली भी और सुपर एशिया आसिम अनीस साहब भी। जो वो हुआ वो उस फैमिली का एक झगड़ा हुआ, उस फैमिली के लोग आपस में उलझे, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ एक हादसा था जो नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। और हमने ये भी चाहा, कोशिश भी की कि किसी तरीके वो हादसा सिमटे, नहीं सिमटा जा सका। उसी वक्त मजम्मत भी की, उसी वक्त मजम्मत भी की, उसके बाद भी कि यार नहीं सिमटना चाहिए, और मैं आज भी समझता हूँ सिमटना चाहिए। उसकी वजह है कि खुदा ना खासा कोई ऐसी शक्ल नहीं बन गई कि ये सिमटा नहीं जा सकता, कोई बहुत ऐसी बड़ी चीज़ हो गई। जो भी हुआ है यार, उसको अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत से, माफ़ी तलाफ़ी से वाइंड अप होना चाहिए। और ये फिर अपने अपने लेवल होते हैं चीज़ों को देखने के। जिन लोगों को ये शौक़ थे ना, पाक गुजरांवाला में भी इस तरह उल्टे सीधे कामों का, मरने मराने का, आज वो सारे मट्टी के नीचे सो रहे हैं। और जिनको अभी भी बहुत शौक़ है ना, उनका हाल भी यही होना है। ये नहीं कि उन्होंने कोई बैठे रहना है, उनका हाल भी यही होना है। ये चाल है जिंदगी ने। दुआ करें अल्लाह इस दुनिया से हम सब को इज़्ज़त से रुखसत कराए। बचपन में आप देखें कि आप कहानियाँ पढ़ते थे ना, हम भी पढ़ते थे,
उर्दू की बुक्स में भी या वैसे कोई स्टोरी बुक पढ़ते थे तो उसमें हमेशा ये होता था, सच बोलने की तलकीन है, और कहा जाता था कि बहादुर वो है जो दूसरे को माफ़ कर दे, जो जवाब ना दे, जो हाथ ना उठाए, जो बर्दाश्त कर ले। और फिर जो ऐसे मुहावरतन ये भी है और मुहावरा है और हकीकत भी है कि वो कहते हैं जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सिराही सर नगू होकर बरा करती है पैमाने। आज हमारा अलमिया ये है कि ऐसे ऐसे नादौलतिये भी आ गए हैं। अलमिया ये है कि वो समझते हैं कि जब ईंट का जवाब पत्थर से न दिया जाए, किसी से बढ़कर बदतमीजी ना की जाए, यार ये बुज़दिल है, यार ये जवाब नहीं देता, यार इन्हें जोगा ही नहीं है, दसो यार, यार ये सुलह की बात करता है, यार इसको डर लग रहा है। जब पैमाना सोसाइटी को परखने के पैमाने ये हो जाए, क्या आप समझते हैं, आप एक कालम नगार भी हैं, क्या आप समझते हैं कि ऐसे ऐसे माशरे कभी पिनअप पाए हैं, ऐसे माशरे चलते हैं? सुलह जोई को कमजोरी नहीं समझना कमजोरी चाहिए। यार सुलह की बात करते हैं, यार इन्होंने हार जान का डर है। ओ भाई, हार और जीत ये बहुत छोटी चीजें हैं। आप इलेक्शन जीत जाएंगे ना, जितने लोगों का जितना बड़ा आप गुच्छा बने हुए हैं ना, गुच्छा, नाम याद नहीं है मुझे, पता नहीं कौन सा नाम है, इत्तेहाद, फाउंडर्स, आजाद, एहसास कंपनी, आजाद, फलाना डमकाना, कई नाम है 36। आप एक इलेक्शन, एक दूसरा इलेक्शन नहीं लड़ना आपने यूनिटी के साथ। यार आपने फिर भी बैठना है, आप समझदारी से आए, बैठें, आपको इज्जत देंगे, हल ढूंढें। कोई बहुत बड़ी, ये कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं है कश्मीर फतह हो जाने लगा है या कोई यूएन फतह कर लेने लगे। आए, बैठें, समझदारी से बैठें, रास्ते निकालें, ढूंढें, कंप्रोमाइज करें, आगे बढ़ें। आए प्रोजेक्ट करते हैं, आए यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट करते हैं, आए हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट करते हैं, आए कोई और मोटरवे लिंक के प्रोजेक्ट करते हैं, आए कोई और इंडस्ट्रियल स्टेट का प्रोजेक्ट करते हैं, आए कोई जेवी कंसोर्शियम करते हैं, कोई यहाँ पे वाटर रिजर्वायर का प्रोजेक्ट करते हैं, आए कोई ये हाइडल प्रोजेक्ट करते हैं, ये इस माहौलियात का बहुत इशू है, माहौलियात का इशू है, माहौलियात के लिए कोई स्मॉग के लिए करते हैं, अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को बचाते हैं। आए कोई प्रोजेक्ट करते अपनी तवानाइयां जो है वो, अपनी तवानाइयां, अगर अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, फाइनेंशियल लोग आपके यहाँ, आए कहीं बैठते हैं, आए कंसोर्शियम बनाते हैं, आए जेवीज करते हैं, बाहर से डेवलपर आके आपके शहर में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट दे रहे हैं, आए कलेक्टिवली कुछ करते हैं। चैम्बर में बैठने का मकसद भी ये है, चैम्बर में इकट्ठा करने का मकसद भी ये है कि बिजनेस कम्युनिटी, कमजोर और ताकतवर बिजनेसमैन आपस में क्लब हो और कुछ उसके कुछ प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स आए। ये नहीं है कि मैंने 6 एग्जेक्टिव बनाए हैं, मैंने 3 एग्जेक्टिव बनाए, ना बनाओ मेरी मर्जी का एग्जेक्टिव, फिर क्या होगा यार? मैं तमीज से बात करूंगा, मुझसे सब तमीज से बात करेंगे, मैं खुद बुला के बिठाऊं सीट पे बंदा, मैं बदतमीजी से मुखातब होऊंगा, 1 दफा 2 दफा, तीसरी दफा मुझसे डबल बदतमीजी से मेरे साथ मुखातब होगा। ये हमारे बहुत सारे लीडरान से ये हुआ है, जिसने जब भी उन्होंने किसी को लाके बैठाया वो उनके खिलाफ हो गया। तो मैं आज भी, या फिर बहुत सुपर ग्रीड है कुछ लोगों को, बहुत आगे बढ़ने की रेस की जल्दी है। जो बड़े बड़े लीडर बने हुए हैं ना, वो एक दिन में नहीं बने हुए, हिस्ट्री है। और बन भी गए हैं तो क्या हो गया, इखलाक भट्ट बन जाएगा कोई, शेख मोहम्मद नसीम बन जाएगा कोई, फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं है यार, हारी हुई बाजी है, मताल फरेब है। फिर मैं वही बात कहूंगा, बाजी वही है जो अगली बाजी जीतेगा, बाकी सब लूजर्स हैं। कोई छोटा लूजर है, कोई बड़ा लूजर, जिसको समझ आ जाएगी सागर साहब, ना आएगी तो ठेडा खा के आ जाएगी। मैं तो खुदा की कसम अब ये भी सोचता हूँ कई दफा कि यार एक दिन आपने, मैंने, हम सब ने मैयत का रूप धारना है ना। बेशक। हाँ, ये लोग जो आज हमारे कोई भी गिरदो नवा में है, जब मैयत की शक्ल में होऊंगा, ये कितने लोग होंगे, ये मेरे बारे में क्या कमेंट कर रहे होंगे? ये कोई अशकबार होंगे, नहीं होंगे? ये जब आपकी तदफीन से पहले आपकी आखिरी नमाज पढ़ी जाएगी, उसमें किस लबो लहजे के साथ अल्लाह से मुखातब होंगे मेरी माफ़ी के लिए?
और अगर कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है, कोई अल्टीमेट गोलिंग नहीं है, then वेस्ट ऑफ टाइम है। अच्छा मलिक साहब, हालिया इलेक्शन पे अब आते हैं। जो जिस तरह से नताइज आए हैं, एक ग्रुप जीता है, एक सी क्लास में आप कामयाब हुए हैं, ए क्लास में दूसरा ग्रुप जीता है, इसके नताइज पे आपका क्या कमेंट है? सागर साहब, हम असल में ना सी खेलते रहे, आपका हमारी कौन- पूरी तवज्जो सी पे थी। अच्छा। हमने ए को उस अच्छे तरीके से, उस डिटर्मिनेशन से, उस कमिटमेंट से एड्रेस ही नहीं किया हमारे ग्रुप ने जिससे करना चाहिए था। फिर तकरीबन 200 वोट सी से ए में गए थे। वो सी से ए में जाने वालों को भी वन यूनिटी पे पूरा गुस्सा था कि हम कारपोरेट लेयर से ए में चले गए। वो कारपोरेट से ए में गए, जो मेरा अपना एक वोट गया, और गया इसलिए कि उस पे मेरी टर्नओवर कम थी, इस दफ़ा कम की थी मैंने। पहले मैं उस पर एक्सपोर्ट करता था, उस कंपनी पे एक्सपोर्ट नहीं की तो वो ए में चला गया। 3 कंपनियां मेरी सी में रहीं, पहले चारों ए में थी, सी में थी सॉरी, अब वो एक ए में चली गई, 3 सी में रही। तो वो 200 वोट सी से ए में गया। सी से ए में जाने की वजह से उसको उन लोगों ने समझा, मैं निकाला 200 वोट तो वोट डला हमारे खिलाफ। फिर भी हमारा जो पहला कैंडिडेट है वो तकरीबन 25-30 वोटों से हारता है। बावजूद इसके कि हमने इसको एड्रेस भी प्रॉपरली नहीं किया, 200 वोट ये भी हमारे मुखालिफ पड़ा, फिर भी हम 25-30 वोटों से हारे। मैं समझता हूँ हम अपनी नालायकी की वजह से, समझ लें हमने जो पूरी तवज्जो ना दी ए से, तो हमने ए को लूज किया। हम समझते रहे कि सी को जीते तो हमेशा की तरह ए को तो जीतना ही जीतना है, जिसने सी को जीतना है उसने ए को जीतना है। हम जो लास्ट डिनर होता है वो प्रॉपरली मैनेज ना कर सके, हम लोगों को प्रॉपरली कार्ड ना भेज सके, हम लोगों को प्रॉपरली टेलीफोन ना मिला सके, जिसकी वजह से हमने ए को लूज़ किया। उन्होंने हमसे बेहतर तरीके से ए को ड्रेस किया तो वो 25-30 वोटों से जीत गए। अदरवाइज़ ए को भी हमने पूरा जीतना था, लेकिन ए को हारने में हमारी नालायकी है। आप शिकस्त भी तस्लीम करते हैं, अपनी हिकमत अमली में जो कमी रही है उसको भी तस्लीम भाई, करते हैं। जब हम हार गए, हमारे शिकस्त मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं नहीं मानता जी। सी में क्या हुआ, वो लिस्टों का क्या आखिरी नहीं, 27 वोटों का जो वो मामला भी है, जो 27 वोटों की जो लिस्टें हैं आखिरी वक्त में तब्दील की गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आप खुद भी जाएं, तसल्ली करें। आप एक सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं, मैं समझता हूँ कि अगर आप भी जाके देखें तो कोई इसमें मजाइके वाली बात नहीं है। अगर आपसे कुछ छुपाए तो ये समझे शायद इसमें कोई अवाम है। से लेते हैं, हाँ, ले सकते हैं हाँ जी, कि भाई हमें दिखाएं, सी का हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिखाएं, क्या वो जो 27 फाइल्स हैं वो सी के मेरिट पे आती, क्या उनकी रिन्यूअल इन टाइम हुई थी? अगर उनकी रिन्यूअल इन टाइम है, अगर वो सी के मेरिट पे आती है तो फिर तो वो सी का हिस्सा होनी चाहिए थी। और उनको हिस्सा बनाने की जो इंस्ट्रक्शंस थी वो भी डीजीटीओ साहब ने दी। तो अगर वो सी के मेरिट पे नहीं आती, अगर वो सी के उस रिन्यूअल इन टाइम नहीं थी, तो फिर मेलाफाइडी है। मैं नहीं समझता कि हमारा जो प्रेसिडेंट था वो अच्छा समझदार आदमी है कि खुदा न खास्ता किसी की भी कोई मेलाफाइडी में वो हिस्सेदार बने। और दूध का दूध और पानी का पानी, अगर डीजीटीओ साहब वो अपने पास फाइलें मंगवाएंगे तो इन्वेस्टिगेशन में 1 सेकंड में निकलेंगे। तो जब आखिरी वक्त में वो फाइलें बीच में डल रही हों तो कोई इतना पागल नहीं है कि फाइलें भी पता है, नाम भी पता है, आपको भी पता चल सकती हैं, उसको भी पता चल सकती हैं, तो इतनी दिन दिहाड़े वो कहे कि मैं डाल के तो जीत जाऊँ, ऐसा होता नहीं। पिछले दिनों एक आलम दीन है, उनके साथ कोई कॉन्वर्सेशन जो है वो काफ़ी वायरल हुई, जिसमें आपका काफ़ी सख्त रवैया सामने आया, उसकी क्या वजह थी? देखें यार, मेरा सख्त रवैया तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। हाफिज असद साहब हैं और वो एक शहर में अच्छे खतीब जाने जाते हैं, दीन से वबस्ता लोग हैं, उनके वालिद भी, उनके दादा भी। और आप तो इज्जत करने वाले हैं इन सब लोगों, क्यों नहीं, अभी भी करते हैं। मेरी बीवी अभी भी उनके पीछे जाके जुमा पढ़ती है, मैंने कभी मना नहीं किया, इसलिए कि चलो उसको अच्छा लगता है उनका खुतबा सुनना, तो लेट हर कीप गोइंग। और फिर मैं समझता हूँ कि छोटापन है अगर मैं उसको कहूँ कि नहीं हाफिज साहब की चूँकि मेरे साथ खुदा न खास्ता कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो तुम उधर ना जाओ, बहुत छोटापन होगा। तो लिहाजा वो अगर जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है, तो शौक से जाए। देखें, मैंने जो उनसे गुजारिश की थी वो ये की थी
कि यार आप मिंबर रसूल पे खड़े होते हैं, हम दूर दूर से भी लोग आपके पास आते हैं, आपको सुनते हैं, हदायत लेने के लिए आते हैं कि जाएंगे, आपको बात करेंगे, मेरे दिल में क्लिक करेगी, मैं उसको फॉलो करूँगा। आप मिंबर रसूल पे खड़े होके सख्त से सख्त बात करें, आप ये बात कहें कि कम तोला जा रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, बददियानती हो रही है, ओवरऑल जो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, आप उस पर तनकीद करें कि गवर्नमेंट ये चीज़ों पे कवर अप नहीं कर पा रही, ये हमारी सोसाइटी में इस वक्त ये लूप होल्स हैं, आप उनको एड्रेस करें, सख्ती से करें, लेकिन किसी सियासी जमात का नाम ना लें या सियासी फॉलोवर्स को खुदा न खास्ता कोई कुछ सख्त किस्म के अलकाब ना दें उस मिंबर रसूल पे खड़े होकर, क्योंकि आपके पीछे उस वक़्त सारे लोग ही सियासत को भूल के बासियत मुसलमान आपके फॉलोवर्स हैं। तो क्या ये बुरी बात है? फिर मैं समझता हूँ कि हाफ़िज़ असद साहब जैसे लोग, हमारे ये साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब जैसे लोग, फिर वो ये याद इधर ये बस स्टैंड पे मस्जिद है, रफ़ीक मुजद्दिदी साहब जैसे लोग, और मौलाना चिराग साहब के अबाउजाद, और बड़े अच्छे अच्छे हमारे मशाइख इधर मौजूद हैं। यार ये सारे हमारे वो हथियार हैं, वो वेपन्स हैं, वो टूल्स हैं कि खुदा न खास्ता किसी दिन आपके माशरे में कोई ऐसी अनारकी फैल जाए, कोई ऐसी खुदा न खास्ता कोई ऐसा कोई वक़्त आ जाए कि जब पुलिस के, इंतज़ामिया के चीज़ों से बाहर हो जाएं चीज़ें, तो ये वो चेहरे हैं गैर मुतनाज़ा अदब के वो मुकाम है कि लोग बात मानते हैं। अदब के वो मुकाम है कि ये अगर सड़क पर निकल आए तो लोग इनको देखकर, तमाम फिक्र के लोग इनको देखकर जहां जहां पे जो होगा वहां ठहर जाएगा। इनको पार्टी नहीं बनना चाहिए, ताकि खुदा ना खास्ता ये सफेद वो परचम है, सफेद परचम है कि किसी ऐसी नहज पे अगर हम पहुंच रहे हो तो ये बाहर आ जाए तो ये रोक सकते हैं, ये उस मॉब को, उस अनारकी को, उसकी फायर फाइटिंग कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम छोटी छोटी चीज़ों में अपने इतने बड़े बड़े जो वेपन्स हैं, टूल्स हैं, इनको ज़ाया कर बैठें। तो क्या ये बुरी बात है? और अगर फ़र्ज़ करें कोई हमारे जो ये हमारे दीनी कायदीन जो हैं, अगर वो कोई बात सुनना पसंद नहीं करते, हद तक समझते हैं या गवारा नहीं करते, शिद्दत में है या रवैये में बहुत सारे यार वो समझते हैं, तो फिर मैं उनको क्या कर सकता हूँ? तो मैं तो उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता कि मैं अब उनके लिए कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ या ये करूँ, मैं तो नहीं करूँगा। लेकिन जो मैं अपनी बात है, मैं उनसे यही कहता हूँ कि यार आप ये बात ना करें, आप जिस पोस्ट पे बैठे हुए हैं आप हमारे लिए बहुत काबिले एहतराम है। मेरी उनसे ये मुकालमाबाजी हुई तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने उनका एहतराम छोड़ बैठा हूँ। मैं तो उनको आज भी बहुत एहतराम की नज़र से देखता हूँ। वो मुझे अगर नहीं देखते या मुझे कमतर जानते हैं तो वो उनका मयार होगा या उनकी कोई क्लासिफिकेशन होगी या उनका पैमाना होगा, लेकिन मेरे लिए तो वो आज भी बहुत काबिल एहतराम है। चलें, इसमें आपकी वजाहत से मौक़िफ़ आ गया। आखिर में ये जो है आखिरी सवाल है। जी आप और पूछें सागर साहब, जितने मर्जी पूछें। मुल्क की मैशत जो है, ज़ाहिर आप एक कामयाब बिजनेसमैन है और क्लेवर बिजनेसमैन भी कहा जाता है। तो क्लेवर थे जड़ा जी वो अंग्रेजी किसी और निज़ाम है। ये बताइए, आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की करम नवाजी के बाद एक स्मार्ट बिजनेसमैन होना, लेकिन ये है कि वो भी अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ही सलाहियतें देते हैं, अल्लाह ही समझ अकल देते हैं, और वही इंसान होता है सागर साहब। जब सारी अकल समझ सब कुछ वही होती है और नुकसान होते हैं, तो बाकी आप सवाल पूछें। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में आप जैसे काबिल लोग जो अच्छे बिजनेस अपने ज़ाती चला रहे हैं, बेशुमार लोग आपको मिल जाएंगे हर शहर में, हर चैम्बर में, लेकिन सियासत में भी बहुत से बिजनेसमैन आपको मिल जाते हैं। मुल्क हमारा तरक्की नहीं करता। आप लोगों की काबिलियत, जो बिजनेस कम्युनिटी भी है, बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं, उनका ज़ाती कारोबार तो तरक्की करता है, लेकिन मुल्क तरक्की नहीं करता। लोग हमारे पीछे हैं, मैशत हमारी पीछे गिरती जा रही है। इसकी क्या वजह है? सलाहियत में तो कमी नहीं लगती। देखिए सागर साहब, जो मुल्क की बागडोर है ना, वो मेरे आपके हाथ पे नहीं। जब हम अपनी ज़ाती बात करते हैं ना,
तो हमारा एटीट्यूड नॉन कंप्रोमाइजिंग है। मतलब मुझे पता चल जाए खुदा ना खास्ता कि साकर साहब को अगर मैं ये पुरानी पेंसिल भी दे दूंगा ना, इन्होंने वापस नहीं देनी, तो मेरी कोशिश होगी कि आपके आने से पहले या आपको आते देखकर ये पेंसिल छुपा लूं। लेकिन जब ये मुल्क की पेंसिल है ना, तो फिर तो मैं एक सेकंड में आपके आगे रखता हूं। हमें बेशुमार पॉलिटिशियंस का पता है कि ये मुल्की माल पे निगाह खराब रखते हैं, लेकिन हम उनके पीछे पूरे जोरों शोर से उनको कामयाब करवाते हैं। जब कामयाब करवाते हैं तो वो फिर मुल्क के रखवाले होंगे? नहीं होंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम जाती पैमाने में तो हम बहुत बड़े स्ट्रिक्ट हैं, और जब मुल्क का मामला है तो फिर हमें परवाह ही नहीं है। यही वजह है कि हम जाती तौर पे तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। बाकी माशाल्लाह कसर जुनसिया हमारे ऐसे अदारे जो समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अकल, समझ, विजडम सिर्फ उनके साथ परवेल करती है। बाकी लोग तो ऐसे जोहला हैं। उनसे भी गुजारिश करूंगा, खुदारा मुल्क टूट गया, मुल्क आधा रह गया। बलोचिस्तान में बेताशा भी आग ही आग है, फाटा में आग है, वज़ीरिस्तान में आग है, साउथ पंजाब में सेक्टेरियन इश्यूज हैं, सिंध में जो हालात हैं, जिस तरह लोगों को वहाँ पे महकूम बना के रख दिया गया, अल्लाह या उनकी कोई सुन ले फरियाद। खुदारा रुक जाए, बाज आ जाए, मुल्क के साथ मजीद तजर्बात ना करें, 2/3 मेजॉरिटी से लोगों को आने दें जो मुल्क की पॉलिसी बना सके, कंट्रोल डेमोक्रेसी है ना, जो मुल्क को सिमत दे सके। और फिर चोर को कहते हैं चोरी कर लो, साथ को कहते हैं पकड़ लो, एक को आगे एक को पीछे, हर वक्त बी प्लान्स, सी प्लान्स, डी प्लान्स। ये प्लान से बाहर निकल आए, ये सी प्लान डी प्लान छोड़े। इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए सिर्फ ए प्लान, और वो ए प्लान हो जिसमें वज़ीर आज़म साहब भी हों, जिसमें आर्मी चीफ साहब भी हों, जिसमें अपोजिशन लीडर भी हो। अपोजिशन लीडर हो, बहुत अच्छी बात है, ना हो तो चीफ जस्टिस साहब भी हों। और तीसरी बात यह है कि पाबंदी लगाएं कि जिसने 2 स्टार जनरल भी बनना ना, उसके बच्चे मुल्क से बाहर नहीं रह सकेंगे, रहेंगे तमाम उसकी प्रॉपर्टी ये वो जब्त। 3 स्टार तो हो ही हो, यही कानून बने ब्यूरोक्रेसी के साथ कि जिसने 19 ग्रेड से ऊपर जाना है उसके बच्चे पाकिस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान में पढ़ेंगे, और जिसने वजीर बनना और जिसने वजीर उन पे साथ भी लाजमी है। यही जजेस के साथ हो, जब उन्होंने पाकिस्तान में रहना ही नहीं है, पाकिस्तान में पलना ही नहीं है, पाकिस्तान से पैसे बनाने हैं और बाहर दुनिया में बसना है, इस तरह ये एलीट बिजनेसमैन है, तो फिर उनका पाकिस्तान की तरक्की या तनज़ली से क्या ताल्लुक़ हो सकता है? ये तो जो टैक्स में, आप टैक्स में है, मैं टैक्स में, जो टैक्स में है उसकी जान निकाल रहे हैं, उसको डेली नोटिस डाल रहे हैं, उसको पकड़ लो, उसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। तो जो 4 गुना लोग टैक्स में नहीं है वो क्या कर रहे हैं? और वो टैक्स में क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपके टैक्स कलेक्टर्स, आपके इंस्पेक्टर्स उनके पास जाते हैं ना, वो कहते हैं कि टैक्स नेटवर्क में आने की जरूरत नहीं है, मैं जो है मैं ना डील कर। मुल्क ऐसे नहीं चलते। और पाकिस्तानी ये सोच लें कि ये कब्रिस्तान बनाना है अपने लिए, कि ये मुल्क चलाना है, और अगर इस तरह ही चलते रहे मुल्क नहीं चलना। सागर साहब, इंतहा हुई है, ईंटें निकालते निकालते इतनी ईंटें निकाल बैठे हैं कि बाकी दीवारें खुद गिर जानी है। ये हुई। शुक्रिया आपका। मलिक ज़हीरुल हक हमारे साथ थे। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।